अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर एंड वेलकम टू प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, खीरा जो है हमारे पाकिस्तान में गर्मियों की बहुत ही एक अहम क्रॉप है जो कि सैलड के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और इसके साथ साथ आपने देखा कि पाकिस्तान में जो है सैलड के तौर पे इस्तेमाल होने वाली ये सब्ज़ी जो है पूरी सर्दियाँ भी यहाँ पे ग्रो की जाती है। इसको प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के तौर पे यहाँ पे उगाया जाता है। इसमें पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो खीरा जो है अपनी शिफायाब खसूसियत की बिना पर एक बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है इंसान की ज़िंदगियों के अंदर। तो आज हम आपको लेके आए नौशहरा विरका की एक ऐसे फार्म पे जहाँ पे जो है ग्रीन हाउसेस के अंदर जो है जहाँ पे खीरा उगाया गया। ये वाला फार्मर जो है तकरीबन 80,000 केजी जो है इसमें से 1 एकड़ से पैदावार ले रहा है। हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि जो खीरा जो है इसकी कौन कौन सी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जिसकी बिना पर इंसानी बॉडी जो है खीरे को इस्तेमाल कर सकती है, इसको किस तरह खाया जाता है, इसकी कौन सी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनाई जाती है, और इसके साथ हम आपको इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम आपके से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। जी हम पहुंच गए हैं जी अवान फार्म के ऊपर। जो हसन अब्बास अवान साहब जो इसके ओनर हैं वो भी मेरे साथ हैं। तो मैं जो इससे आपको बात की थी कि प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जो है ये पाकिस्तान में बड़ी फेमस हो रही है और हम ना सिर्फ गर्मियों में खीरा लगा रहे हैं बल्कि सर्दियों में भी आज देखें कि खीरा जो है ना बड़ी आइडियल सिचुएशन में है। तो हसन अब्बास साहब से बात करेंगे कि किस तरह की मोटिवेशन थी, कैसा खीरा लगा रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी मार्केट से और कितना पैसा कमा चुके हैं, कितना आगे और सोच रहे हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? बस शुक्र लगा। अच्छा हसन साहब, सबसे पहले तो बताएं कितनी लैंड होल्डिंग है आपकी यहाँ पे? जिस साइड पे आप खड़े हैं ना, ये प्रोजेक्ट है 12 एकड़ का। ठीक। उसके अलावा हमारी फैमिली की इधर 40 to 50 एकड़ मजीद लैंड है। और इस पर खीरे की जो अभी आपने लगाया ये कितने एकड़ पे? जी फॉर द टाइमिंग 1 एकड़ है। ठीक है। तो अभी हम जी विद इन अ वीक 1 एकड़ और लगाएंगे। 1 एकड़ और लगाएंगे। बिल्कुल ठीक। स्ट्रक्चर बाकी चीज़ें रेडी हैं तो बस सोइंग करना। बिल्कुल ठीक। हसन साहब ये बताइए कि ये जो सीड है ये क्या इंस्पायरेशन थी इस सीड को लगाने की? यहाँ पे मोस्टली देखा गया है कि लोग ओपन में लगाते हैं और आपने बिल्कुल एक फील्ड जो है बिल्कुल प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर ग्रीन जो है हाउसेज जो है ना इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। तो क्या मोटिवेशन थी आपकी इसको लगाने? देखिए अभी जो जिस तरह पॉपुलेशन है ना दुनिया की, पाकिस्तान में अभी हर जगह बढ़ती जा रही, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग से आप उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं कर सकते। आपको अल्टीमेटली दूसरी टेक्निक्स पे जाना पड़ता है। अब सीड हाइब्रिड सीड्स हैं, जैसे ये हमने इसका इंतखाब ग्रीन सर्कल का है, पारस है, ये पारस 7 ये हाइब्रिड सीड है। अब एक छोटी सी एग्जांपल है कि देसी अगर आप लगाएं खीरा तो वो उसकी प्रोडक्शन आती है 300-400 बैग। इसकी प्रोडक्शन आती है ये 2000 बैग तक की इसकी कैपेसिटी है। तो इकोनॉमिक्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो थोड़ा सा बताइए कि ये जो खीरा अभी कितनी पिकिंग हो चुकी है और क्या प्राइस मिल रही है? बारिशें आपको जैसे पता ही हुई हैं तो जिसकी वजह से काफ़ी बारिशें प्रोडक्शन स्लो हो गई। तो अभी हमने 2 पिकिंग की हैं, तो ऑन एवरेज हमारा 50 रुपीज़ पर केजी पे हमने सेल किया। बिल्कुल ठीक है। और कितनी प्रोडक्शन कितनी आ रही है सीड की? वैसे तो क्या कैपेसिटी बताई गई है इसकी, कितनी कैपेसिटी? तो जी इसकी 2000 बैग होता है और एक बैग 40 केजी तक आ जाता है। इसका मतलब 80,000 केजी जो है पर एकड़ प्रोडक्शन है। हाँ जी, इसकी कैपेसिटी है। बिल्कुल ठीक है। 80,000 केजी अगर आपका बैग आता है और आप इसकी ऑन एवरेज क्या प्राइस लेके चलें तो ताकि हम पर एकड़ इनकम जो है ना अपने फार्मर को बता सकेंगे क्या इनकम आ सकती है? इसमें 2 चीज़ें नोट करनी की हैं। बेसिकली ये 80,000 ना, ये आइडल इसकी कैपेसिटी है। बिल्कुल ठीक। इसको अगर आइडल हर चीज़ दी वो ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट है, हम उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट ग्रीन हाउस में नहीं है, ये टनल के अंदर है। बिल्कुल ठीक। तो ये आपको अगर मार्केट रेट अच्छा रहे, आपकी प्रोडक्शन मैनेज कर लें। बिल्कुल ठीक। प्रोडक्शन इसकी अगर आप बहुत भी कम करें मैनेज करके तो ये 50% से कम नहीं जाता। बिल्कुल ठीक। और आपसे ईजिली इससे 25 लाख से 30 लाख रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और इसमें से आपकी स्ट्रक्चर कॉस्ट आसानी से निकाल के आप 8-9 लाख रुपया बचाते हैं। ये बॉर्डर्स के खुलने का क्या इम्पैक्ट आता है हमारी वेजिटेबल के ऊपर, किसान के ऊपर? देखिए सिंपल एक रूल है इकोनॉमिक्स का, सप्लाई एंड डिमांड। जब आप इसकी डिमांड सेम है, सप्लाई बढ़ा देंगे तो वो कम हो जाएगा। अब जैसे खीरे की मिसाल ले लें आप, जब गर्मियों में ये अफगानिस्तान से बहुत आता है, इस टाइम पे उधर बहुत हार्श इन्वायरमेंट हो जाता है तो वहाँ पे खीरा नहीं होता, तो ये लोकल आपकी प्रोडक्शन आना शुरू हो जाती है। पहले देसी लगता है, फिर हाइब्रिड लगता है, तो ये अब हम लोकल खीरा जनरेट हमारा जो पाकिस्तान में अभी लोकल खीरा चल रहा है जितना भी चल रहा है। तो एज ए फार्मर हसन साहब देख रहे हैं कि जब आप मार्केट में जैसे अभी आपने कहा 50 रुपये पर केजी जा रहा था, लेकिन अभी भी बड़ी किसी कैश एंड कैरी पे जाएँ, बड़े स्टोर पे जाएँ
तो 150 रुपये से पर केजी जो इसका प्राइस कम नहीं है। जी तो ये 50 रुपये और 150 रुपये में बहुत डिफरेंस है ये वाला। जी जी। और फिर भी किसी भी दुकान पे भी चला जाए तो वहाँ पे भी 100 रुपये पे कम नहीं जी, है। ऑलमोस्ट आपकी प्राइस से ये डबल है। जी जी, ऐसे ही तो क्या फार्मर जो है इस स्ट्रेटेजी को कितना लेके सीरियस है कि वो अपनी खुद की जैसे 4 खीरे रखे, किसी एक पैकेट में लगाया, वन फार्म का उसके ऊपर लोगो लगे, टैग लगे, उसका ब्रांड हो, और वो अपने आपके किसी बड़े स्टोर पे पड़ा हो, तो फिर आप इसी को देख के डबल तो आप इसी से कमाना शुरू कर। जी बिल्कुल पॉसिबल है। किसी अच्छे कैश एंड कैरी से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो आप उनको अपनी ब्रांडिंग से दें तो पॉसिबल है आप अच्छा रेवेन्यू उधर से जनरेट। अब अगर आप लोकल मंडी में सेल कर रहे हैं 50 तो आप उससे ज़्यादा ही प्राइस पे उनको डायरेक्ट सेल करेंगे। हसन साहब ने जैसे हमें बताया जी कि पाकिस्तान में जो हमारा फार्मर है, जब तक वो मंडी और हमारा मिडिल मैन के ऊपर जा रहा था, वो इंतहाई कम कीमत पे अपनी चीज़ें फरोख्त करने पे मजबूर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे फार्मर को समझ लेना इस बात के ऊपर कि अपने खुद के ब्रांड बना के और डायरेक्ट कंज्यूमर को अपनी चीज़ें बेचने में ही फार्मर जो है वो बेहतर पैसे कमा सकता है। जी आइए अब हम इसके आपको लेके चलते हैं कि जो इनके जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने ये खीरा इतना खूबसूरत, आप देखिए कितना खूबसूरत खीरा जहाँ पे लगा हुआ है और कितनी अच्छी हेल्दी क्रॉप है इनकी, और कौन सी कंपनी ने लगाया है, उनसे भी आपकी मुलाकात करते हैं और ये कौन सा सीड है, तो इसकी क्या खूबियाँ हैं, उससे भी बात होती है। ये मेरे साथ मौजूद हैं साजिद इकबाल सिंधु साहब। पाकिस्तान में 80,000 किलोग्राम पैदावार फी एकड़ और पाकिस्तान में ऐसे बीज मौजूद थे। तो डॉक्टर साहब ये बहुत अमेज़्ड चीज़ है कि 80,000 किलो दिल नहीं मान रहा, ये कैसे पॉसिबल है सर? जब हमने आज से कोई 20 साल पहले ये फार्मिंग शुरू की तो उस वक्त देसी खीरे जो कि लोकल टाइप्स थी वो उगाए जा रहे थे, और उनकी ज़मीन के ऊपर जो पैदावार थी वो तकरीबन कोई 1,000 से लेके कोई 2,000 शॉपर निकलते थे। आप उनको समझ लें कि उनकी 4 टन के लगभग पैदावार थी, जो कि बहुत कम थी। तो उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड्स आए, और उसके बाद हमारे पास पार्थिनोजेनिक हाइब्रिड्स आए, और उसके बाद हमने इनको टनल्स में लटकाना या हैंग करना शुरू किया, और आज हम 1 एकड़ से 1600 बोरी प्रोडक्शन लेते हैं, और वो 1600 बोरी जो है वो 50 kg की राउंड अबाउट होती है। तो इसका मतलब है कि 80,000 किलो 80 टन्स प्रोडक्शन जो है वो 1 एकड़ से मुमकिन है। वाह अमेजिंग। तो साहिब साहब ये बताएं कि ये क्या सीड की खसूसियत है या ये फार्म मैनेजमेंट है, और सीड की क्या क्वालिटी होती है जो 80,000 किलो प्रोडक्शन दे देती है? कोई भी सक्सेस स्टोरी जो है वो हमेशा कॉम्बिनेशन होती है बहुत सारी चीज़ों का। अच्छी खादें, अच्छी मैनेजमेंट, बर वक्त हर चीज़ का इस्तेमाल करना, कब उसकी पॉलिनेशन होनी है, कब उसको आपने फर्टिलाइजर का प्लान देना है, कब आपने कीड़े से उसको बचाना है, और सबसे अहम बात आप ये सारी एफर्ट जो कर रहे हैं वो किस बीज पे कर रहे हैं। अगर आपका बीज इस काबिल नहीं है कि वो पैदावार दे सके, तो अभी जो हमारे पास सीड्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर वो पार्थिनोजेनिक हाइब्रिड्स हैं, जिनको नर और मादी की ज़रूरत नहीं होती है। वो मादी फूल ही अपने अंदर नर रखता है। ये एपोगेमी की एक टाइप है, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आम किसान के लिए इसको नर मादी की ज़रूरत नहीं है। जो फूल लगेगा वो लाजमी तौर पर खीरे के अंदर और मीठे खीरे के अंदर कन्वर्ट होगा। तो डॉक्टर साहब ये जो आपने मीठे खीरे की बात की, हम तो वो खीरा देखते थे बचपन में, यूँ काटते थे, उसमें से झाग निकालते थे, और वो फिर कुछ उसमें कड़वे होते थे। तो ये क्या आज के सीड में क्या उसकी ज़रूरत नहीं है, या इसको मॉडिफाई किया गया, ये क्या वजह है? माजी में जी हम जो देसी खीरा लगाया करते थे उसको यूँ काटते थे, और काटने के बाद उसको यहाँ पे रगड़ते थे, और रगड़ने के बाद एक झाग सी निकलती थी। असल में ये मिथ थी पुरानी चली आ रही, और इसमें कोई इतना झूठ या गलत भी नहीं था। खीरे के अंदर एक जहर होता है जिसको कुकरबिटेसन साल्ट कहते हैं, जो कि कड़वाहट रखता है, कड़वा होता है, और वो जहरीला भी होता है। हर 100 में से तकरीबन कोई 20 खीरे जो थे वो कड़वे निकलते थे, और वो कड़वाहट या वो जहर इतना खौफनाक हुआ करता था कि अगर 10 कड़वे खीरे जो है वो घोड़े को भी खिला दें वो मर जाता था, और अगर एक खीरा ह्यूमन खाता था तो वो बेहोशी की हालत में चला जाता था। तो कड़वे खीरे को मीठा करने के लिए उस वक्त एक कॉन्सेप्ट ये था, क्योंकि वो जो जहर था या वो साल्ट जो था वो इसके टिप्स पे या आखिरी हिस्सों पे ज़्यादा मरकूज़ होता है। तो हम इसके टिप्स को काटते हैं और झाग निकालते हैं, ताकि जो को साल्ट थोड़ा बहुत मौजूद भी है वो वहाँ से वाश आउट हो जाए, वो वहाँ से निकल जाए। तो ये मिथ इतनी गलत नहीं थी। लेकिन अभी जो आजकल हमारे पास लेटेस्ट वैरायटीज़ मौजूद हैं, इन वैरायटीज़ में उस जीन को म्यूट कर दिया गया है, उसको खामोश कर दिया गया है। आज के खीरे में इसमें कोई भी खीरा इसमें वो जहर ही नहीं है जी। और आप इसको खीरे को इसके पील समेत, पील ऑफ किए बगैर आप इसको खा सकते हैं। उतना ही मज़ेदार है, उतना ही टेस्टी है,
और सबसे बड़ी बात है कि इसकी खाल के अंदर मौजूद कितनी ज़बरदस्त मुफीद चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी अब बॉडी को बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब 80,000 किलो पैदावार बहुत अमेजिंग है। क्या क्या वो फार्म प्रैक्टिस है जिसको लेके हमारा फार्मर जो है ना इस पैदावार पे ऊपर जा सकता है? इल्म, नॉलेज। आप अपने काम को करने से पहले स्किल ले लें, अपना नॉलेज ले लें। अगर नॉलेज नहीं है तो आप हर जगह पे मार खाएंगे। नंबर 1, आपने बेहतरीन बीज लेना है, आपने ज़मीन की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त करनी है। उस ज़मीन के अंदर आपने स्टार्टिंग के अंदर जो है पोटाश और फास्फोरस की मिकदारें डालनी है। ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा मिकदार में फास्फोरस डालनी है, कम मिकदार में, दरमियानी मिकदार में आपने पोटाश डालनी है और बिल्कुल कम मिकदार के अंदर आपने नाइट्रोजन डालनी है। ये शुरू की डोजेज़ हैं जो आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त डालना है। फिर आपने इसके ट्रेस एलिमेंट्स, ख़ास तौर पे मैं उन काश्तकारों को कहूँगा जो अक्सर कहते हैं जी मेरी पौधा उगा और उगने के बाद उसमें ताकत नहीं है, तो भाई आपने 16 एलिमेंट्स पूरे करने हैं। आपने ट्रेस एलिमेंट्स सुल्तान जो है वो इस्तेमाल करने हैं। जहाँ पे भी कभी आप सुल्तान ट्रेस एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके खीरे की पैदावार या कोई भी सब्ज़ी की पैदावार जो है वो कहीं की कहीं बढ़ जाएगी। ये 16 एलिमेंट्स आपने पूरे करने हैं। 3 एलिमेंट कुदरत के हाथ में है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये अल्लाह पाक ने हवा में, पानी में और मिट्टी में रखे हुए हैं। बकिया 13 एलिमेंट्स को आपने पूरा करना है। आखिरी चीज़ इसमें जो है, अगर आपने कीड़े को आने के बाद स्प्रे शुरू किया तो वो उस वक्त तक आपकी फसल को 5 से 10% डैमेज कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कीड़े का अटैक कौन सा है और किस महीने में शुरू होता है। फरवरी में कौन सा कीड़ा आता है, मार्च में कौन सा आता है, अप्रैल में कौन सा आता है, रात के वक्त इस टनल में कौन सा अटैक करता है और दिन के वक्त कौन सा अटैक करता है। इस टेम्परेचर पे जाके कौन सा कीड़ा अंडे और बच्चे देना शुरू करता है। जो भी कीड़े का प्लान है वो आपने वक्त पे, टाइम पे अपने शुरू करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 1600 बोरी 1 एकड़ से पैदा करना कोई बड़ी बात ही नहीं है। 80,000 किलो खीरा पैदा करना, इस कलर का खीरा पूरी दुनिया में डिमांड किया जाता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सेल इसकी है। इसको हम आम तौर पे, इस खीरे को हम टेबल क्यूकम्बर के नाम से जानते हैं। इसमें और बहुत सारी किस्में हैं, स्लाइसिंग क्यूकम्बर्स भी मौजूद हैं, पिकलिंग क्यूकम्बर्स भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में उगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मांग जो है वो इस साइज़ के खीरे टेबल क्यूकम्बर की है। कौन सा बीज आप रिकमेंड करते हैं हमारा किसान जो है, कौन सा बीज लगाए? इस वक्त जी जो बीज के पास हम बैठे हुए हैं, जो भी आपने प्रोडक्शन देखी है, ये इस वक्त सबसे हार्डी और सबसे सख्त जान है। ये पारस के नाम से फ़रोख्त किया जाता है। मुख्तलिफ डीलर्स, मुख्तलिफ कंपनियों के पास मौजूद है। पारस F1 हाइब्रिड। इसकी खूबी ये है कि ये टेढ़ा नहीं होता, ये बिल्कुल सीधा रहता है, गहरा सब्ज़ रहता है, तैयार बहुत जल्दी होता है। ये बीज लगाने के 34 से 35 दिन के अंदर अपनी पहली तुड़ाई दे देता है। इतने कम वक्त में जो पैदावार देनी है वो पारस ने देनी है या नोबल ने देनी है या इस तरह के चंद एक और सीड हैं जो कि अच्छी प्रोडक्शन देते हैं। तो मेरे उन तमाम फार्मर्स को रिकमेंडेशन है कि जो ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं वो F1 हाइब्रिड लगाएं, पार्थिनो कार्पिक लगाएं, पारस लगाएं, नोबल लगाएं। इसके अंदर गौरी है जी, गौरी बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें कुछ नंबरों में है, जैसे 059 है, 036 है। ये 3-4 वैरायटीज़ हैं जो कि अभी नंबरों में है। वो सारी की सारी बड़ी कामयाब हैं जी। इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, बी सीरीज जितनी है, B1 है, B2 है। प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर क्या है और इसको आप ये सर्दियों की आपने इसको फसल बना दिया, ये क्या है? सबसे पहली बात तो अपने काश्तकारों को और ख़ास तौर पे जो कि उन जोन्स में रहते हैं जहाँ पे ज़ालाबारी बड़ी होती है, ज़ालाबारी वाले काश्तकारों से मैं मुखातब हूँ कि बराए करम एंटी हेल नेट इस्तेमाल किया करें। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर वही है ना जी कि आपने बचाना है। आपको पता है ज़ालाबारी हो रही है तो आप क्यों नहीं बचाते हैं? हर साल होती है, 3 दफ़ा होती है। आप अपनी फसल को मौसम के रहमो करम पे क्यों छोड़ रहे हैं? उसकी कीमत है जी तकरीबन आज के दौर में तकरीबन 1.5 लाख रुपए 1 एकड़ पे, और आपका वो 10 साल चलता है, यानी कि हर साल 15,000 रुपये कॉस्ट आती है और आप 100% ज़ालाबारी से बच जाते हैं। दूसरा, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर में हम उसको मौसमियाती तब्दीलियों से बचाने के लिए गर्मी से बचाते हैं और सर्दी से बचाते हैं। गर्मियों में हमारे पास होती है एंटी इंसेक्ट शीट, उसके अंदर स्कॉर्चिंग हीट से भी बचता है, कीड़े से भी बचता है और वो तमाम बीमारियाँ जिससे हम कहते हैं जी बाद में हमारा पौधा ऑर्गेनिक नहीं रह पाता, ऑर्गेनिक उसकी ऑर्गेनिसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऑर्गेनिक शीट डालने से, एंटी इंसेक्ट शीट डालने से हम कीड़ों के हमले से 90 से 95% तक बच जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब सर्दियाँ आती हैं तो हमने इसको, जैसे अभी आपके पीछे मौजूद भी हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं, इसके ऊपर प्लास्टिक पॉलीथीन शॉपर दे देना है। प्लास्टिक पॉलीथीन शॉपर जो है ये सर्दी से बचाता है, ये कोरे से बचाता है, ये फ्रॉस्ट से बचाता है। और सर्दियों में जबकि रातें ठंडी हो जाती हैं
उन दिनों में भी इसको सर्दी से बचाते हुए प्रोडक्शन के ऊपर रखता है। और ये तमाम समर वेजिटेबल जो हैं सर्दियों में उगाई जा सकती हैं। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आप समझते हैं कि जिसके लिए हमारे फार्मर को पता होना बड़ा ज़रूरी है? हमने जो अपना कंसल्टेंसी प्लान बनाते हैं उसमें पूरी एक लिस्ट दे देते हैं कि ये 6 बीमारियां जो इसको तंग करेंगी। उगते हुए बीज को ये बीमारियां तंग करेंगी, उगने के बाद ये करेंगी। फॉर एग्जांपल डाउनी मिल्ड्यू सबसे ज़्यादा डैमेज जो करती है वो डाउनी मिल्ड्यू करती है। ठीक है। फिर हम उसके लिए 3 जहर लिख के दे देते हैं कि टॉप पे ये जहर है, जैसे कि मैं अगर नाम लूँ कि सक्सेस है, वो बड़ा अच्छा जहर है, वो उसको कंट्रोल करता है। फिर उसके साथ जो है वो आपका नेनोक आ जाता है जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन जहर है, वो उसके अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। तो हम उसकी एक लिस्ट बना के दे देते हैं फार्मर्स को कि ऊपर के इलाके में, ठंडे इलाके में ये जहर अच्छे रहेंगे, नीचे के इलाके में ये रहेंगे, रेगिस्तान में ये रहेंगे। तो वो बेहतरीन एंटी फंगल जो हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं उसकी लिस्ट इसी तरीके से कीड़े के मुतल्लिक है। टोटल कीड़े जो इसको तंग करते हैं उनकी तादाद जो है वो 8 है। 8 कीड़ों के मुतल्लिक हम आपको उसकी लिस्ट बना के दे देते हैं कि ये 8 के लिए 15 अद्वियात हैं, उन 15 अद्वियात को अपने फार्म पे रख लें या एक्सेस में कर लें, ताकि जब भी वो कीड़ा आए तो आप बड़े आसानी से स्प्रे करके उस कीड़े से, उस बीमारी से, उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से जान छुड़वा सकें। बिल्कुल ठीक है। प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट को ऐसी एहतियाती तदाबीर जिससे फल की वैल्यू बेहतर हो जाए और इसको बेहतर मंडी में कीमत मिले, इसके ऊपर भी थोड़ा सा अब बात करना मेरा ख्याल ज़रूरी है हमारे फार्मर के लिए। अगर आपने निश मार्केट में, किसी अच्छी मार्केट में बेचना है तो आपने इसको सबसे पहले इसकी सॉर्टिंग करनी है, ग्रेडिंग करना ज़रूरी है। एक साइज़ के लेवल्ड के खीरे निकलने चाहिए। नंबर 2, इनको धोना ज़रूरी है, वॉश करना है। और आखिरी में इसकी पॉलिशिंग करना ज़रूरी है। अच्छा जी। इससे बेहतर अगर आपने पाकिस्तान से बाहर भेजना है या नज़दीक तो इसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं। वो फ्यू सेकंड्स के लिए होती है, लेकिन इसकी आउटर स्किन में पड़े हुए जितने भी जर्म्स हैं, ख़ास तौर पे वाइट फ्लाई के जितने, फ्रूट फ्लाई के जितने एग्स हैं, वो इसमें डैमेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि मैं इसको दुबई भेज रहा हूँ तो दुबई जाते हुए वहाँ पे रास्ते के अंदर इसके अंदर से इसके कीड़े बाहर निकल आए। एक तो शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है, दूसरा इसके अंदर कीड़े जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद, ग्रेडिंग, सॉल्टिंग, वेइंग, पॉलिशिंग करने के बाद आखिरकार हम इसको पैकेजिंग पे लेके आते हैं। 1 किलो का पैक डिमांडेड है, 5 किलो का या बड़ा पैक डिमांडेड है। बहुत अच्छे इदारे जो हैं इसके मुख्तलिफ पैक्स बना रहे हैं। उन पैकिंग के अंदर इसको बंद करके, याद रखिएगा आपकी पैकिंग और ये तमाम चीज़ें कस्टमर की डिमांड के मुताबिक होती हैं। जो कस्टमर आपसे मांगेगा, मैंने एज ए किसान, मैंने एज ए एक्सपर्ट आपको वही पैकिंग के अंदर करके देना है। बिल्कुल ठीक। यूरोप में और डिमांड है, दुबई में और डिमांड है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में और डिमांड है, जहाँ पे जो मांगेंगे। लाहौर की मंडी में और डिमांड है और चीचों की वलिया में और डिमांड है। बिल्कुल ठीक है। तो हम हर जगह पे इसको अलग-अलग तरीके से तो साहिब साहब ये बताइए कि हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट किस लेवल पे है? अभी कुकुम्बर हमारा कितना जा रहा है और आप की जो कंपनी है इसको किस तरह देख रही है आगे पाकिस्तान में, इसका क्या विजन रखती है कुकुम्बर की प्रोडक्शन के वाले से? पाकिस्तान जी उस वक्त बचना शुरू होगा जब हम दुनिया के लिए उगाएंगे। मेरा हमेशा का नारा है, मैं फिर भी कहूँगा कि ग्रो फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए उगाना शुरू करें। हम दुनिया का छठा बड़ा ज़री मुल्क है जी, और इतनी बदकिस्मती है कि हम दुनिया से बहुत बड़े पैमाने पे गंदम की इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी ज़री कमोडिटीज़ की और इंपोर्ट करते हैं। हम वेजिटेबल ऑयल, खाने का तेल 4.7 बिलियन डॉलर का साल के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो नंबर 1 टारगेट ये होना चाहिए कि हम दुनिया के लिए उगाएं जो दुनिया मांगती है। दुनिया खरबूजा कैसा मांगती है, दुनिया तरबूज कैसा मांगती है, दुनिया खीरा कैसा मांगती है। नंबर 2, आपके कैमरे के तवस्सुत से गवर्नमेंट से, उन इदारों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि खुदारा एक दफ़ा इनको एक्सपोर्ट करने की आदत डालें। मेरे उन इदारों से जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो या TDAP बने हुए हैं, तो उनसे ख़ास तौर पे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा खुदारा किसान का हाथ पकड़ें, उनको एक्सपोर्ट करना सिखाएं। किस किस मुल्क में भेजना है, कैसे भेजना है, किस तरीके से वहाँ पे जाके मार्केट करना है, पैसे कैसे लेके आने हैं और उनकी क्वालिटीज़ को या उनकी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करना है। एक दफ़ा काश्तकार का हाथ पकड़ें। आज से कोई 50 साल पहले हमारे काश्तकार को यूरिया डालना भी ऐसे सिखाया गया था, उसको DAP का इस्तेमाल भी। हम 100 साल पहले बिल्कुल खाद इस्तेमाल नहीं करते थे, आज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक दिन गवर्नमेंट को हाथ पकड़ के, गवर्नमेंट जो है उसको रहम दिल माँ की तरह होना चाहिए, उसको सास की तरह नहीं होना चाहिए। तो बराए करम गवर्नमेंट को चाहिए कि सास वाला रोल प्ले ना करे जिम्मेदार के साथ, उसको चाहिए कि माँ की तरह हाथ पकड़े और इनको एक्सपोर्ट की तरफ लेके चले। ये खीरा जो पाकिस्तान में जिम्मेदार का 50 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है, अगर ये मैं दुबई भेजूँ तो ये 200 रुपये किलो फ़रोख्त होगा, और अगर मैं किसी यूरोपियन कंट्री में भेजूँ तो वहाँ पे 500 रुपये किलो फ़रोख्त होगा। अब अंदाज़ा करें कि 500 में, 200 में और 100 में या 50 में कितना फ़र्क है। ये मैं उसकी कीमत में से एक्सपोर्ट की जो प्राइस या उसकी कॉस्ट आती है उसको माइनस करने के बाद बता रहा हूँ, तो उसमें इसकी कीमत शामिल नहीं है। तो इसकी इकनॉमिक्स पे डॉक्टर साहब बात करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि इसको हम ऑन एवरेज इसकी आपकी इस सीड की जो प्रोडक्शन
जो कैपेसिटी है वो 80,000 केजी है, 80 टन जो है ना ये कैपेसिटी देने की इसमें सलाहियत है। तो आप बताइए कि ये इसकी क्या ऑन एवरेज प्राइस है और फी एकड़ किसान कहाँ पे देख रहा है इसकी इकनॉमिक्स को? तो देखें जी, 1 एकड़ में हम तकरीबन 16 से 18,000 पौधे लगाते हैं। वो पौधे जो हैं हमें ऑन एन एवरेज 4 किलो से लेके तो 6 किलो 6.5 किलो तक पैदावार देते हैं। और 1 एकड़ में जब हम 80,000 किलो पैदावार लेते हैं तो आजकल जो मिनिमम रेट भी चल रहा है वो 20 रुपये किलो का रेट चल रहा है। तो इसका मतलब तकरीबन 16 लाख रुपया हम 1 एकड़ से एक सीज़न में हासिल करते हैं। खीरे के साल में 3 सीज़न लगाए जा सकते हैं, तो 3 सीज़न में अगर हम 16-16 लाख रुपए निकालें तो इससे बिग मनी। तो खर्चे निकालने के बाद एक ज़मींदार को अगर 20 लाख रुपया भी बच जाए तो ये एक बहुत बड़ी आमदनी है। एक साल के अंदर 20 लाख रुपया कोई कारोबार 1 एकड़ से नहीं देता है। तो काश्तकार जो कि इस वक्त बकिया काश्तें कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, उनसे मेरी ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट है कि जी एक दफ़ा टनल फार्मिंग को ज़रूर अडॉप्ट करें। बुरा दौर जो था इसके ऊपर कुछ अर्सा पहले वो बहुत बुरा दौर आया था, उसके पीछे कोरोना वाला टाइम था और कुछ अफगान ट्रेड वगैरह का बंद हो जाना शामिल था। आजकल दोबारा सब्जी ने बहुत अच्छी प्राइस लेनी शुरू कर दी। हम 60-70 हज़ार टन जो है सालाना इससे प्रोडक्शन ले भी रहे हैं। तो इतनी बड़ी मकदार में आप क्या समझते हैं कि अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी दुनिया में वैल्यू एड्स की जाती हैं खीरे के अंदर जिसके इसकी जो है ना इसकी कंजम्पशन बढ़ाई जा सके इसकी सारी? देखिए जी, खीरा जो है ना बहुत सारी मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पे चेहरे के ऊपर जो है वो रंग को बेहतर करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको इसमें और भी राय देंगे। जो सबसे बड़ी इसकी इंडस्ट्री जो मेरे इल्म में है वो इससे पिकल्स बनाना है, इससे अचार बनाना है। पूरी दुनिया में बर्गर्स में, सैंडविचेस में और इस तरह की चीज़ों के अंदर जो है इसके पिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके लिए पिकलिंग क्यूकम्बर जो कि छोटे साइज़ का खीरा होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। और उसकी कीमत आप सुन के हैरान होंगे कि नॉर्मली जो अमेरिकन गार्डन या बकिया अदारे उसके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 1500 रुपये किलो से स्टार्ट होती है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि ब्राइन सोल्यूशन के अंदर बना हुआ या थोड़ा बहुत उसके अंदर आप और चीज़ें डाल देते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पर, तो हमारा 1 किलो खीरा 50 रुपये का बिक रहा है और वहाँ पे अचार बना के उसका 1 किलो खीरा जो है वो 1500 रुपये का बिक रहा है। तो दैट इज़ अ ट्रू वैल्यू एडिशन। बिल्कुल सही। आपकी एक कंपनी का एक बड़ा अच्छा ब्रांड था जो आपने जो है बेबी कुकम्बर इंट्रोड्यूस कराया था मार्केट में, चर्सी खीरे के नाम से बड़ा फेमस था। तो ये चर्सी खीरा अगर मार्केट में चाहिए होगा इसकी बेस पहले तो बताइए कि इस कुकम्बर में और बेबी कुकम्बर में क्या फ़र्क है और चर्सी खीरा क्यों, ये कहाँ से ये ब्रांड जो है ना शुरू हुआ है? ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कुछ अर्सा पहले आपने चर्सी तिक्के और ऐसा की चीज़ें सुनी होंगी। तो ये चूँकि मज़े का बड़ा होता है, इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि जो बंदा भी एक दफ़ा इसको खाता है तो वो फिर खाते रहता है। वो कहता है जी मुझे बस वही खीरा चाहिए। ये बेबी क्यूकम्बर्स हैं, छोटे साइज़ के हैं। आमतौर पे नोबल क्यूकम्बर्स जो है उसकी जब शुरू की स्टेज होती है, बल्कि इस खीरे में भी जो शुरू की स्टेज के खीरे होते हैं स्मार्ट साइज़ में, उनको बेबी क्यूकम्बर कहा जाता है। वो खाने के लिए दुनिया की डेलिकेसी मानी जाती हैं, महंगे तरीन खानों के साथ पेश किए जाते हैं। और अगर आप एक खीरा वो खाते हैं तो आपका मैचलेस टेस्ट आपको उसका हासिल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं वो भी बकिया बड़े खीरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। हमारा बेबी कुकम्बर है उसको लेना चाहें तो कहाँ से मिल सकता है? ये क्या आम मार्केट में अवेलेबल है या किस तरह इसको लिया जा सकता है? नॉर्मली जी आप ग्रीन सर्कल के किसी भी फार्म पे, हमारे पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 600 से ज़ायद फार्म्स हैं मुख्तलिफ लोकेशन पे, मुख्तलिफ शहरों में। आप किसी भी शहर में किसी भी काश्तकार के पास जो कि ग्रीन सर्कल का फार्म रन हो रहा है, आप वहाँ से जाके बेबी क्यूकम्बर जो उनसे हासिल कर सकते हैं। उसकी थोड़ी ज़रा कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन जो उसका टेस्ट, उसकी फ्रेगरेंस और अल्टीमेटली जो उसका बेनिफिट है वो बड़ा कमाल का होता है। बिल्कुल। तो उसकी क्या प्राइस ऑन एवरेज क्या है? उसकी कीमत जिस वक्त जो फार्मर प्राइस है वो तकरीबन 700 रुपये किलो की है। वो 700 रुपये किलो में हासिल कर सकते हैं आप। और एक दफ़ा अगर आपने वो खा लिया तो फिर आप समझें कि आप उसी खीरे के होकर रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन जी। मेरे साथ अभी मौजूद है जी मोहम्मद नवाज़ बाजवा साहब, जो HFPA लेवल 3 के जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं और न्यूट्रिशन एडवाइज़र हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जिम भी चला रहे हैं और बड़े कामयाब, खुद भी माशाल्लाह बॉडी बिल्डिंग में पाकिस्तान को जो है ये प्रेजेंटेशन कर चुके हैं। मैंने देखा कि बहुत से जो जिम फिटनेस के जो एडवाइज़र्स होते हैं वो ब्रोकली की बात कर रहे होते हैं, वो एवोकाडो की बात कर रहे होते हैं, तो आप खीरे की बात करते हैं कि जो क्या समझते हैं आप इसके ऊपर? वो जो बात करते हैं वो यूट्यूब के ट्रेनर्स हैं, तो यूट्यूब को देख के आप कभी भी अपनी डाइट नहीं ठीक कर सकते। जैसे आप बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, यूट्यूब या गूगल से आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इस तरह आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट और है, जो गोरा
अमेरिका में, यूके में रहता है, उसको जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो डिफरेंट सिनेरियो। ठीक। पाकिस्तान हमारा एक देसी मुल्क है, हम यहाँ पे एवोकाडो अफोर्ड ही नहीं करते या वहाँ से मंगवाना, ब्रोकली अफोर्ड नहीं करते, आइसबर्ग नहीं करते, इसी तरह दूसरी जो एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स आइटम्स हैं, तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए उसका अल्टरनेट बहुत अच्छे तरीके से खीरे जो हमारे मुल्क का अपना नेटिव है। वो आपका अपना है और सस्ता है, आपको इजीली अवेलेबल है हर जगह पे, आप उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो बिल्कुल सही। इसमें तकरीबन वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, बल्कि कई उससे ज़्यादा मौजूद हैं जो आप उनसे लेते हैं। जैसे इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, बी वाह। सीरीज जितनी है, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7, मोस्ट इंपॉर्टेंटली B7 जो एंटी कैंसरिक है, हाँ, एंटी बिल्कुल। इन्फ्लेमेटरी है, एंटी पिगमेंटेशन है, आपके जो गर्मियों में पिगमेंटेशन होती है, थोड़ा पेंसिल बनती है, हम्म। तो उससे आपको बचाता है। तो इसके बहुत सारे न्यूट्रिशन के फायदे हैं। बेहतरीन। जैसे आपकी बॉडी में अगर सोडियम की क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है तो आपका बीपी लो हो जाता है या हाई होता है, तो इसमें जो मैग्नीशियम है वो उसको बैलेंस रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बेहतरीन। तो जो खवातीन प्रेगनेंसी में अगर वो डेली खीरे का जूस पीती हैं, जूस का एक गिलास पीती हैं, तो थ्रू आउट द टाइम उनका जो बीपी है उसमें अक्सर देखा गया या बहुत हाई हो जाता है, स्पाइक कर जाता है या लो कर जाता है, तो कभी भी वो ऊपर नीचे नहीं होगा, हमेशा बैलेंस में रहेगा। बेहतरीन। और आपकी जो ब्लड शुगर है वो बहुत इसमें कंट्रोल रहेगी। दूसरा इसमें जो इसका क्या लें ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक जो लोड है वो बड़ा बैलेंस होता है, जिसकी वजह से इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है और आपकी ब्लड शुगर भी इसमें स्पाइक नहीं करती। हम्म। तो आप वेट लॉस में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक बाउल इसका खीरे का खाने से थोड़ी देर पहले खा लेते हैं तो आपको बहुत फुलनेस का भी एहसास होगा उसमें, और आपका स्टमक भी फुल हो जाएगा और आपकी एपेटाइट भी कंट्रोल होगी। जब आपकी एपेटाइट कंट्रोल होगी तो आपकी कैलोरीज इनटेक जो है कम हो जाएगी, ग्रेजुअली डे बाय डे जो है आप वो अपना वेट जो है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। बेहतरीन। तो इसमें जैसे अभी जो बॉडी बिल्डिंग में आपने देखा कि आप खुद भी ट्रेनर हैं बहुत बड़े, तो आप करते हैं कि एडवाइस करते हैं कि आपने खीरे को इस्तेमाल करना है, जो जिस्मानी ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, तो ये किस तरह हेल्प आउट कर रहे होते हैं इसको, कैसे सपोर्ट करते हैं खीरा जो है, इसका खाना जो है इसका? तो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत रिच एक कहने वेजिटेबल है जो आपको फाइबर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है, और दूसरी जैसे आपको मैंने मिनरल बताया, जिंक भी है इसमें, विटामिन सी है जो आपका इम्यून सिस्टम है, जैसा बीमार हो जाते हैं या वर्कआउट करते हैं बॉडी फटीग करती है, फाशिया ब्रेक डाउन करता है, तो उसकी रिकवरी के लिए, फास्ट रिकवरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है विटामिन सी। जिंक आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, आपकी बॉडी में तकरीबन 200 से 300 फंक्शनैलिटीज़ हैं जो अकेला जिंक कंट्रोल करता है, तो वो बिल्कुल आपके लिए ठीक। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें विटामिन के होता है जो आपकी बोन स्ट्रेंथ के लिए, जो आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज सख्त मेहनत करने वाले लोगों के लिए। मेहनत करने वाले हार्ड वर्क जो आप दे सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन के। उसके अलावा इसमें 95 to 97% जो है वो वाटर बेस्ड होता है। बिल्कुल ठीक है। जो बाकी होते हैं, तो अगर आपकी बॉडी में वाटर इनटेक किसी तरह कम भी हो जाता है तो ये उसको हाइड्रेट रखता है लंबे वर्कआउट के लिए, लंबे अरसे तक के लिए आपको हाइड्रेट रखता है। फिर आप वर्कआउट जब करते हैं तो स्वेटिंग आपको होती है, उसमें भी आपको डिहाइड्रेशन होती है, तो ये वो आपकी वाटर इनटेक की जो डेफिशिएंसी है उसको भी ओवरकम करने में आपको हेल्पफुल होता है। आपकी स्किन बड़ी अच्छी इसमें ग्लो होती है। इसमें एक कंटेंट होता है सिलिका उसको बोलते हैं, ठीक। जो कोलेजन आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए, ग्लो के लिए, फ्रेशनेस के लिए उसको सपोर्ट करता है, उसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्टिव है। 100 ग्राम गंदम खाने से बेहतर है कि आप एक खीरा खा लें। हमने देखा है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो आजकल अपनी वेट लूज़ के हवाले से बड़ा कॉन्शियस होती हैं, तो उसके लिए क्या चार्ट ऐसा बनाया जाए, फूड चार्ट, किस तरह इसको खीरों को अपनी डाइट का प्लान बनाएं, किस तरह इसको हिस्सा बनाएं और क्या तरीका हो सकता है, ये भी थोड़ा एडवाइस करेंगे। इसमें सर कोई लिमिट नहीं है कि आपने एक खीरा खाना, 2 खाना, आप अपनी एपेटाइट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो आपने देखना कि आपका चंक कितना है फूड का। तो मेडिकल और साइंटिफिकली आपको कहा जाता है कि आपका जो एक मील आपके हैंडफुल जितना होना चाहिए 2 से 3 घंटे के बाद, यानी दिन में आप 5 से 6 मील कर लें, तो उसमें आपकी पार्टीशन होगी, स्टमक पे बर्डन भी होगा। होता क्या है कि हमारे लोग सुबह का जो नाश्ता है आपने 3-4 पराठे, मतलब स्टमक बेचारे को वक्त डाली रखना शाम तक उसमें करना है। और सैलड का तो कंसेप्ट ही नहीं है हमारे देसी लोगों में। अगर आप उनसे पूछें कि आपकी डाइट कैसी है तो वे कहेंगे बहुत अच्छी है। क्या खाते हैं जी? 3 पराठे सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम, उनके लिए कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स है। तो आपको फाइबर भी चाहिए। अब मोस्टली हमने देखा है कि जो खीरा है वो हम स्किन उतार देते हैं और छील के खाते हैं, हालांकि जो उसकी स्किन है वो वेरी रिच इन फाइबर है, उसमें जो विटामिन ए है वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब वो उतारनी नहीं चाहिए? उतारनी नहीं चाहिए, पर उसकी भी एक रीज़न है कि लोग इसलिए उतारते हैं क्योंकि स्प्रे वगैरह होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, तो उसको उतारने का भी
एक तरीका है कि आप 2 किलो खीरे ले लें, उसमें पानी डाल के 1 चम्मच नमक का उसमें डाल दें, बिल्कुल 6 घंटे पड़ा रहने दें, ठीक है। उसके बाद आप उसको यूज़ करें, उसमें कोई भी टॉक्सिन वगैरह नहीं होगा। वो आपकी बॉडी के लिए भी डिटॉक्स खीरा बॉडी के है लिए और आपने खीरे को भी डिटॉक्स किया। और ख़वातीन जो यूज़ करती हैं वो अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग कर सकती हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक है वो रात के टाइम इसको ना यूज़ करें, क्योंकि इसके जो सीड्स हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, तो आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आपकी। बिल्कुल बाकी ठीक दिन है। के टाइम जैसे मर्जी यूज़ करें तो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, इंटरनली ठंडा रखता है। खीरा जो है मैं समझता हूँ हमारी रोज़मर्रा की डाइट का एक भरपूर हिस्सा बनना चाहिए। और इस कैंपेन को लेके आप चूँकि जो पूरे पाकिस्तान के जितने भी ट्रेनर्स हैं या हमारे जो जिम फिटनेस क्लब्स हैं उनको क्या समझते हैं कि इसको किस तरह प्रमोट कर सकते हैं खीरे के इस्तेमाल को आम ज़िंदगी के अंदर? तो अपने क्लाइंट्स को रेफ़र करें, जो डॉक्टर्स के पास आते हैं पेशेंट डाइट चार्ट लेने के लिए, या नॉर्मल बंदा जिसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, आपके फूड्स ऐसे हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए आपको खीरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रिसर्च की गई जिसमें देखा गया कि अगर आप खाना खाते हैं तो उससे पहले एक सैलड का बाउल जिसमें खीरे की क्वांटिटी मेजर क्वांटिटी है ऐड कर लेते हैं तो उसकी उतने नुकसानात आपकी बॉडी को नहीं होते। बिल्कुल ऐसे। एक मैकडोनल्ड ने सर्वे जारी किया था सर, उसमें खीरे की जगह उन्होंने आइसबर्ग का एक पत्ता रखा था समझाने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा जितनी इसकी मैकडोनल्ड के बर्गर में कैलोरीज होती हैं तो आइसबर्ग का जो एक पत्ता है उसको बैलेंस करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो तकरीबन वही न्यूट्रिएंट्स आपके खीरे में मौजूद हैं जो उन चीज़ों को नलीफाई करते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, डिटॉक्सीफाई करता है आपकी बॉडी को। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी डाइट में आप इन चीज़ों को ऐड करें। आपका जो गट हेल्थ है वो अच्छी होगी, आपका इंटेस्टाइन अच्छे से साफ होगा, आपका बॉल मूवमेंट अच्छा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, तो ब्लड आपका प्रॉपर बनेगा और पूरी बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी। तो आपके जो क्लाइंट हैं उनकी कोई सक्सेस स्टोरी बताएं। ज़ाहिर बात है कि आप हम समझते हैं कि ये जो आप अपने क्लाइंट को एडवाइस करते हैं खीरे को करना, और बाकी डॉक्टर्स भी जिस तरह आपने कहा उनको न्यूट्रिशन डॉक्टर्स हैं या आपके फिटनेस के जो है ना एक्सपर्ट्स हैं या न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स हैं, उनको चाहिए कि आम जो पब्लिक जो पेशेंट्स आते हैं उनको एडवाइस करें कि आपने खीरे को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसमें आपने कहा कि ये हमने किया और ये हुआ है इसके ऊपर? तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो डे बाय डे आपको देखने में आती हैं। कुछ क्लाइंट्स आते हैं, अक्सर होता ये भी कि लोग मोटिवेटेड होते नहीं हैं, उनको करना पड़ता है। तो आप उनको कोई सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं। जैसे एक क्लाइंट थे मेरे, तो उनको शुगर थी, डायबिटिक पेशेंट थे, तो उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा था, ईटिंग हैबिट, लाइफस्टाइल से मुराद आपकी ईटिंग हैबिट्स है। बिल्कुल तो मतलब सुबह देर से उठना है और जो मिला वो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, रात लेट से आना, जो मिला वो खा लिया, मतलब रात हमारे चल रहा है, पिज़्ज़ा बर्गर चल रहे हैं, तो अल्लाह मियाँ ने रात बनाई है सोने के लिए, दिन बनाया जागने के लिए। तो उनका कोई डाइट प्लान चेंज किया, उसमें वेजिटेबल्स ऐड की, खीरा साथ ऐड किया, तो उस वजह से उनकी शुगर जो है ना वो डे बाय डे स्टेबल होती गई और अब माशाल्लाह वो मेडिसिन से बिल्कुल दूर हैं और एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मेरी जितनी डाइट है उसमें 70% जो पोर्शन है वो मैं वेजिटेबल्स ऐड करता हूँ, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उससे कम ऐड करता हूँ, ताकि मेरी जो शुगर का लेवल है वो बैलेंस रहता है। वो इंसुलिन लगाना भी चाहिए। बिल्कुल तो एक बहुत बड़ी एक सक्सेस है और मोटिवेशन स्टोरी है दूसरे लोगों के लिए, जो लोगों को इंस्पायर करती है और उन्हें इनकरेज करती है कि वो भी अपनी लाइफ को चेंज करें। ये आपके अपने हाथ में। बेहतरीन जी, जैसे अभी जो है नवाज़ बाजवा साहब ने हमें कहा है कि खीरा जो है हमारी बेसिकली जिस्म में जाके एक उसको न्यूट्रिशन देता है, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, हमारा निज़ाम ठीक होता है और ये ओवरऑल हमें बीमारियों से बचाने में बहुत मुआवन साबित होता है। तो अभी हम देखते हैं कि खीरे का जो इस्तेमाल है ये पाकिस्तान में उस तरह नहीं किया जा रहा जितनी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो आम जो हमारी जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो हमारे ख़वातीन हज़रात हैं, इसको मैं समझता हूँ कि खीरे को अपना प्लान का हिस्सा बनाएं। जब बीमार हो गए तो फिर तो हमने डॉक्टर के पास बेशुमार मेडिसिन है, लेकिन बीमार होने से पहले भी खीरा आपको बीमारी से महफूज रख सकता है। और इसको किस तरह और इस्तेमाल किया जा सकता है, आइए हम आपको बताते हैं कि इसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट क्या बनती हैं और दुनिया में जो हमारे बर्गर हैं उसको किस तरह खीरा उसमें ऐड किया जाता है। आइए आपको वैल्यू एडिशन एक्सपर्ट से भी मिलाते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं यासिर रंधावा साहब, जो कि एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन एक्सपर्ट्स हैं। यासिर साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बताएं कि जो हमारा खीरा है इसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है? इसकी खीरा एक ऐसी चीज़ है जिसमें 97% जो है ना वाटर है। बिल्कुल सही। अगर आपने 2 या 3 खीरे एक दिन में इस्तेमाल कर लिया तो वो जो कहते हैं ना, कभी सुना होगा कि पानी की कमी हो जाती है, वो कभी भी नहीं हो सकती। तो अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आप हैं, पानी अवेलेबल नहीं है या पानी इस काबिल नहीं है कि आप, तो आप क्या करें, 2, 3, 4 खीरे खा लें। एक तो आपकी भूख मिट जाएगी। इसमें तकरीबन कोई 60 कैलोरीज होती हैं एक खीरे में। तो इसका मतलब अगर आपने 3-4 खीरे खा लिए तो आप 5-7 घंटे के लिए ना
आपकी भूख भी ख़त्म होगी और आपकी प्यास भी ख़त्म होगी। अगर हम देखें फी 100 ग्राम्स जो खीरा होता है जी जी। तो क्या क्या इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू? तारक साहब, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है ना जो है विटामिन के, वो एंटी कैंसर है। ये 2 चीज़ों में विटामिन के पाया जाता है, या हमारी हल्दी में या फिर खीरे में। अच्छा, हम इतनी महंगी ये पिछले दिनों में ब्रेस्ट कैंसर का जो डे भी मनाया गया, औरतों को ये आगाही भी दी गई, तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए खीरा सबसे बेहतर है? आप खीरे का जूस एक पी लें, और फिर इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, उसमें तारिक साहब जो सबसे देखने वाली चीज़ है वो है एक खीरे में 30 कैलोरीज हैं। अब आप ये देखें कि गंदम जिसको हम इतना इस्तेमाल करते हैं, गंदम में 100 ग्राम जो गंदम है उसमें 500 कैलोरीज हैं, और फिर ये है कि उसमें एक इंटरनेशनल म्यार है जिसे हम CCPU कहते हैं। जब हम गंदम इस्तेमाल करते हैं ना तो 8 CCPU में से 3 हमारा बॉडी ऑब्जर्व करती है और 5 ज़ाया हो जाती है। खीरे में 26 PPU है। ठीक है। और 26 PPU का मतलब यह है कि वो सारा हमारा जो है ना बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेती है। तो अब 100 ग्राम गंदम खाने से बेहतर है कि आप एक खीरा खा लें, आपको वो जो रिक्वायर है ना 26 PPU वो इसमें से मिल जाएगा। फिर इसमें यह है कि फाइबर, ये हमारे स्टोमक के जितने भी प्रॉब्लम है तारिक साहब, उसकी बेस वजह है फाइबर। खीरे में 2% फाइबर होता है। और अब देखा होगा कि हम खीरे का उतना छिलका उतार लेते हैं, मैं इसके हक में नहीं हूँ। अगर आप इसको छिलके समेत इस्तेमाल करें तो इसमें 12% फाइबर है। अब आपने क्या करना कि आपने छिलके समेत खाना। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि इंसानी ज़िंदगी को ज़िंदा रहने के लिए विटामिन C की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना, या उम्र से पहले आप देखते हैं कि वो स्किन के ब्लैकनेस आती है, ये विटामिन C की कमी होती है। खीरे में अल्लाह ताला की ज़ात ने 10% विटामिन C रखा हुआ। सबसे बड़ी जो बात है कि विटामिन K 57% है, यानी 100 ग्राम में 57 मिलीग्राम। अब ये बहुत हाई है इसकी। अब जिन लोगों को केमो करते हैं ना डॉक्टर, तो उसको विटामिन के इस्तेमाल करते हैं, वो टैबलेट की शक्ल में होता है, फिर इंजेक्शन की शक्ल में। तो अगर उन लोगों को केमो के दरमियान आप 100 ग्राम खीरा देना, या उसके शेक की शक्ल में, अगर मरीज़ उसको खा नहीं सकता तो शेक की शक्ल में आप दे दें, तो इसका मतलब है कि विटामिन की जो कमी आपने एक इंजेक्शन से पूरी करनी है, किसी टैबलेट से पूरी करनी है, वो आपको ये खीरा दे देगा। फिर ये देखें कि पिछले दिनों में चश्मे आशोब की बहुत बीमारी आई है, तो मैं आपके तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि जितने भी दोस्त हैं उनको 2 ही चीज़ें बताई। उन्होंने कहा यार आप एक तो गुलाब के अरक का स्प्रे कर लें, और दूसरा खीरे को काट के अपनी आंखों में ना सिर्फ 10 मिनट के लिए रख लें। तो तारिक साहब आप यकीन करें कि किसी को भी आशोब चश्म नहीं हुई। और फिर एक होता है कि जब हम ये जितनी भी वाइटनिंग क्रीमें लगाते हैं ना, कुछ देर के बाद हार्मोन्स डिस्टर्ब आती है, उससे फिर बाल आने शुरू हो जाते हैं, और एक ब्लैक यहाँ पे ना निशान बन जाते हैं। उनका कोई हल नहीं, वो सवाए मेकअप। जो हमारे खवातीन हैं वो जो रेगुलर जब मेकअप इस्तेमाल करती हैं, वो केमिकल यूज़ करती हैं, तो चेहरा जो है ना मुख्तलिफ तरह से जो है ना वो ख़राब हो जाता है। उसमें तारिक साहब 2 चीज़ें हैं कि जितनी वाइटनिंग क्रीम है उसमें हाइड्रोक्लोरिक और मरकरी है। इसका ये मसाम को बंद कर देता है और जिल्द को ना ब्लैक कलर में कर देता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी के ये प्रॉब्लम हो गया हो, तो या तो वो खीरे को थोड़ा सा रश कर ले, वो चेहरे पे लगा ले। अगर ये भी नहीं करना चाहता तो इसका अरग निकल जाता है, घर में निकल जाता। आप उसका स्प्रे दिन में 3-4 दफ़ा करें तो ये जो ब्लैक स्पॉट है ना वो ख़त्म हो जाए। और फिर सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये जो उम्र से पहले, यानी एक तो होता ना कि आप 70-80 साल की उम्र में चले गए, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, एक होता है कि 40 के करीब 35 के करीब हल्के पड़ जाते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने 1 किलो खीरे ले आने, उसको आपने थोड़ा सा कूटना है, वो फ्रिज में रख दें 10 दिन के लिए काफ़ी। आपने हर रोज़ वो अपने चेहरे पे मल लेना, और तकरीबन कोई 30-35 मिनट उसको लगा रहना। उसके बाद आप पानी से चेहरे को धो लें, तो 15 दिन बाद लोग आपको उससे पूछेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तब्दीली आई है कोई। हमारा जो फार्मर है ना, वो बड़ी मेहनत से उसको उगाता है, और फिर उसकी लेबर का जो ख़र्चा है, फिर वो मंडी में लेके जाना, तो एक बड़ी तकलीफ दे बात होती है जब हम देखते हैं कि यार ये रेट तो कुछ नहीं मिला। तो मेरा मशवरा है कि उस वक्त आप कुछ थोड़ा सा काम करें। ये देखें, ये तारिक साहब ये पिक्कल है इसका, ठीक है, इसमें ये इसका वज़न है तकरीबन 600 ग्राम। ठीक, इसकी कीमत है 300 रुपये। अब आप देखें कि 600 ग्राम की कीमत 300 रुपये, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 ग्राम खीरा इस्तेमाल हुआ। ठीक, अब ये अगर 300 रुपये का बिक रहा है, इसका मतलब है कि आपकी लागत 100 रुपया भी नहीं आती और आप 300 रुपया कमा रहे हैं। इसको वैल्यू एडिशन। ऐसे सीजन आते हैं जब खीरा होता ही नहीं, तो उसके लिए आप इसको ना ये सिंपली
ये इसको प्रिजर्व कर रहे हैं, ये 1 साल के लिए प्रिजर्व है। जब आपका मूड बने कभी सैलड खाने के लिए, अगर तो आप तुलसी को ज़रा अच्छा समझते हैं, नहीं समझते तो उसको पानी में थोड़ी देर डिप करें, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। इसको अच्छा, फिर इससे आगे वो चीज़ें हैं कि जो बहुत ही पैसों वाली हैं। बिल्कुल। ये आयल है इसका कम्बल का, ठीक है। ये कोई ऐसी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप घर में बना सकते हैं। आप इसके छोटे छोटे कतले काटें। अच्छा, अगर आपकी जिल्द जो है वो आयली है तो फिर आपने कोकोनट इस्तेमाल करना। कोकोनट के आयल में इसको आप करें, कुछ देर के बाद जब ये ब्राउन हो जाए तो उस तेल को आप निकाल लें। आप उसको सर पे भी लगा सकते हैं, और ये सर्दी का मौसम, आपके चेहरे में ये जो आप कहते हैं फट जाता है चेहरा, तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। फिर ये जो हल्के हैं उन पे भी लगा सकते हैं। कुकुम्बर ऑयल कितना प्राइस है इसकी? इसके जो है ना 500 रुपये है जी वो उसकी। अब देखें कि ये 500 रुपये में पूरी सर्दियों का आप घर बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर बाज़ार से भी लेंगे तो ज़ाहिर। अच्छा, फिर शैम्पू है। दुनिया में 2 शैम्पू बहुत अच्छे समझे जाते हैं, एक तो ओनियन का और दूसरा इसका बिल्कुल ठीक, खीरे का अम्बर। अच्छा, ये मार्ट में पड़े हुए हैं, तो मैंने उनसे पूछा, कह रहा जी 200 ml 800 कितने रुपए का। बिल्कुल ठीक। इसमें कोई केमिकल नहीं है। उसमें जो जितने भी केमिकल्स हैं ना, वो लाइस को मारने के लिए जो वो इंतहाई ख़तरनाक है इसके लिए। ये एक नॉर्मल चीज़ है कुदरत की बनी हुई, तो आप इसको इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके बालों की ग्रोथ होगी, और जिसको हम कहते हैं कि बालों की सिकरी आ गई, वो नहीं आएगी, बालों में शाइनिंग आ जाएगी और लेंथी बाल हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि बजाय आप खीरे खाने के ना, खीरों को अपने चेहरे पे भी लगाएं, सर पे भी लगाएं। तो ये 100 के करीब इंटरनेशनल तौर पे इसकी प्रोडक्ट हैं खीरे की। बिल्कुल ठीक। तो हमारे मुल्क का ये सान्य है कि हम अभी तक यहाँ तक नहीं आए। बहुत अमेजिंग यासिर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में जो हमने खीरे के ऊपर एक पैदावारी टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोग्राम था, जिसको हमने 80,000 किलोग्राम फ़ी एकड़ पैदावार कैसे ले सकते हैं। पाकिस्तान में गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी इसको बड़ी कामयाबी से उगाया जा रहा है। इसके साथ आपने देखा कि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसकी कॉस्मेटिक्स को जो यूज़र्स हैं, इसको लेके जैसे अभी आपने देखा इसके कितने प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, इसकी जो स्क्रब्स बन रही है, इसके शैम्पू बन रहे हैं, इसका जो ककम्बर ऑयल्स बन रहा है, इसका ककम्बर का जो है इसको सिरके में प्रिजर्व किया जा रहा है, इसके साथ ककम्बर का जो पिकल है, इसके इतने प्रोडक्ट हैं जो इसको वैल्यू एड्स करके हमारे जो किसान हैं उनके जो बच्चे हैं वो ना सिर्फ इसको एक इंडस्ट्री के तौर पे ले सकते हैं, अपने ब्रांड बना सकते हैं, अपनी जो है अपने फैमिली के लिए, अपनी जो ख़ानदान के लिए बेहतरीन पैसे कमाने का ज़रिया बन सकते हैं। और अल्टीमेटली यही चीज़ें मुल्क को खुशहाल करती हैं। तो मुल्क को खुशहाल करने में, हमारा जो ज़र मुबादला बहुत कमाने में, ये इस तरह की वैल्यू एड प्रोडक्ट को लेके अपने ब्रांड बना के और डायरेक्ट फ्राम द फार्म और डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, जो हमारा आज के पाकिस्तान का, आज की एग्रीकल्चर का हमारा मुस्तकबल है। अगर आपने एग्रीकल्चर में देखना है, इसको एक इंडस्ट्री के तौर पर लेना पड़ेगा। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने आपको जो मालूमात दी हैं वो आपके लिए बेहतरीन साबित हुई होंगी, आप इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे, अपने किसानों को भी इसको शेयर करते जाएंगे। अगले प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त, और आप देख रहे हैं किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।